Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education to the daily Hindi news and editorial analysis of 20 of 7 जनवरी 2026। तो गाइज आज 27 जनवरी 2026 डे है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में ग्रंथ कुटीर के बारे में। ये रहा ग्रंथ कुटीर। ये होता क्या ग्रंथ कुटीर? ये पीआईबी में छपा हुआ है। पीआईबी जो नेशनल चैनल होता है जिसपे सरकार की खबरें छपती है, पीआईबी से है। ग्रंथ कुटीर के बारे में देखने वाले हैं। तो देन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देन हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल आ जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको कमेंट में बताना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी करेंटली कौन है। ठीक है, वो कमेंट कर देना ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट ग्रंथ कुटीर एट राष्ट्रपति भवन। मतलब भारत के राष्ट्रपति इनॉग्रेट किया ग्रंथ कुटीर का। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, आइए क्या है ग्रंथ कुटीर? ग्रंथ कुटीर क्या है? देखो, ग्रंथ कुटीर इज अ कलेक्शन ऑफ अबाउट 2300 बुक्स इन क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखो, दो तरह का लैंग्वेज है। एक क्लासिकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दोस्तों। ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे हमारा 8th स्केड्यूल में है ना, 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि 22 लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज नहीं। यहाँ क्या बात हो रहा है? क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज को 2300 बुक्स को संरक्षित करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए ग्रंथ कुटीर एक सभा बनाया हुआ, राष्ट्रपति भवन में इनॉग्रेट किया हुआ ग्रंथ कुटीर का। ठीक है, नाम देखते हैं ग्रंथ कुटीर क्या है। देखो, ग्रंथ कुटीर हाल ही में उद्घाटित एक पांडुलिपि है। ठीक है, देखो पांडुलिपि है और पुस्तकों का संग्रहालय। ये जैसे एक लाइब्रेरी होता है ना, कि लाइब्रेरी में मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुक्स रहते हैं, मल्टीपल टाइप्स को वहाँ पे संरक्षित रखा जाता है बुक्स को, कोई भी आए और पढ़े। ठीक है, वैसे भी इंडिया का जो कल्चर है, पांडुलिपि, फिर पुस्तक, फिर संग्रहालय, ये सारी चीज़ों को एक जगह पे जोड़ के रखने में और उसको डिजिटलाइजेशन करने में, ठीक है, तो वो ग्रंथ कुटीर कहा गया है इसको। एक मतलब एक समझो कि लाइब्रेरी के तरह ही बनाया गया जो राष्ट्रपति भवन में स्थित है। यह भारत की शास्त्रीय साहित्य और बौद्धिक विरासत को समर्पित स्थान प्रदर्शित करता है कि भारत का जो विरासत है उसको एक संरक्षित मिले, ताकि वो आने वाले पीढ़ी उसको याद रखे कि भारत का विरासत क्या है। तो उसको राष्ट्रपति भवन में इनॉग्रेट किया गया ग्रंथ कुटीर के नाम के। और उसमें कितना लैंग्वेज को रखा गया, और जो क्लासिकल लैंग्वेज, जो हमारे शास्त्रीय लैंग्वेज, 11 लैंग्वेज को रखा गया। ठीक है, नाउ वी सी ग्रंथ कुटीर की विशेषताएं क्या होती है। देखो, शामिल भाषाएं, इसमें विशेषताएं में शामिल भाषाएं क्या है। देखो, अभी इधर लेफ्ट या राइट पे मत जाना, अभी हमारे सेंटर में फोकस करने वाले हैं। ठीक है, 11 शास्त्रीय भाषाएं जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जिसमें पांडुलिपि और पुस्तकें हैं। देखो, पहला तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा नहीं, उड़िया, मराठी, पाली, संस्कृत, असमिया और बंगाली। अगर हम ये पाली और प्राकृत को हटा दें तो इसमें जितना बचता है हमारा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है हमारा, जो कि 8th शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है, कि पीटी के लिए इंपॉर्टेंस है ये सब सारा चीज़। इसी के लगे हाथ हम हाथों हाथ देख लेते हैं कि 8th शेड्यूल में, देखो 8वीं अनुसूची में, हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने लैंग्वेज हैं? तो वो टोटल 22 लैंग्वेज कंसीडर किए गए। तो 14 तो ओरिजिनली लिस्टेड है जब हमारे संविधान निर्माताओं ने लैंग्वेजेस को ध्यान पे रखा हुआ। ठीक है, तो 14 तो उसी टाइम में शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि ये सब को रखना जरूरी है। तो 14 में क्या? आसम में असमिया, बंगाल में बंगाली, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, फिर तमिल, फिर उर्दू। ठीक है, ये तो 14 ओरिजिनली शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया। लेकिन बट 21st अमेंडमेंट होता है, 21वीं संविधान संशोधन होता है, जिसमें जब 1967 में होता है, और उसमें एक लैंग्वेज ऐड होता है, सिंधी लैंग्वेज। देन 71वीं संविधान संशोधन होता है 1992 में, तो उसमें 3 लैंग्वेज ऐड होता है। कौन कौन? एक कोंकणी लैंग्वेज, एक मणिपुरी लैंग्वेज और एक नेपाली। देन 92 अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2003 में, उसमें मिलता है बोडो, डोगरी और मैथिली एंड संथाली। ये है। और एक छोटा सा चीज़ याद रखना है, ये सब जो लैंग्वेज ऐड कर रहा है, ये कमेटी बनता है, कोई तो कमीशन करता होगा ये सब लैंग्वेजेस को। तो ये कमेटी किसके नाम से बनता है? अशोक पहावा कमेटी। एक पहला कमेटी याद रखना, ये अशोक पहावा कमेटी। 1 लाइनर एग्जाम के लिए पूछ देगा कि 8 शेड्यूल में किसी लैंग्वेज को ऐड करना है, तो वो कौन सा कमेटी उस लैंग्वेज को बना के उसको रिकमेंड करेगी। ठीक है, पार्लियामेंट के सामने
तो वो कौन सा कमेटी है? पाहवा कमेटी, अशोक पाहवा कमेटी एंड मोहापात्रा कमेटी। ठीक है, ये दो कमेटी पास करती है किसी भी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में जगह दिलाने के लिए, 8th शेड्यूल में शामिल करने के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। देन हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा शामिल विषय इसमें होगा ये बहुविषयक है। ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट इसको रखा गया, जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, हमने जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज को उसमें मॉडिफाई किया, उसमें रखा कुटीर ग्रंथ में जो दर्शाएंगे, राष्ट्रपति भवन में जो इनॉग्रेट किया गया, को क्या दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ को केवल धर्म तक सीमित नहीं थे। ठीक है, वो पर्टिकुलर किसी धर्म को लेकर तक सीमित नहीं थे, वो बल्कि कहते थे कि ये भारत की दर्शन है। भारत की अगर कभी बात होती है तो ये ऐसे ग्रंथों से बात होती है कि भारत में इतने प्राचीन काल के ग्रंथ थे, प्राचीन खंड के ग्रंथ थे। ठीक है, तो ये महाकाव्य इसमें है, जैसे रामायण महाभारत, परंपराएं, दर्शन व तत्व मीमांसा, भाषा विज्ञान और व्याकरण, इतिहास और शासन व्यवस्था, विज्ञान और गणित, व्यक्ति और आध्यात्मिक साहित्य, इवन भारत का संविधान शास्त्रीय भाषा में अनुदित थे। ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या था? देखो, इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को हस्तांतरित करना, ट्रांसफ़र करना। क्योंकि अगर हम पांडुलिपि को संरक्षित नहीं रखेंगे तो वह आने वाले समय में हो सकता है गायब ही हो जाए, इसलिए उसको संरक्षित रखना एक जरूरी है सरकारी तंत्रों के अंदर। और भारत को एक सभ्यगत राज्य के रूप में रेखांकित करता है कि भारत हमारे एंशेंट इंडिया में कितने सभ्यगत राज्य थे। ठीक है, संस्कृति के माध्यम से हमारा सॉफ्ट पावर विकसित होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी देश का अगर कल्चर हेरिटेज अगर तगड़ा हो तो वो एक ग्लोबल में, वर्ल्ड लेवल पे वो अपने सॉफ्ट पावर को दिखा सकता है कि हमारा देश इन सब चीज़ों से रिचमेंट है, हमारा देश इन सब चीज़ों से, हमारे देश पांडुलिपि से और देयर आर मल्टीपल थिंग्स से रिच है। तो वो क्या दिखाता है? सॉफ्ट पावर को दिखाता है। ओके, देन इसी सॉफ्ट पावर को हम संरक्षित रखने के लिए इसी सब चीज़ को, जो क्लासिकल लैंग्वेज है, हमारे पांडुलिपि है, फिर जो हमारे काव्य ग्रंथ है, दर्शन, तत्व मीमांसा, भाषा विज्ञान, साहित्य है, इसी सब चीज़ को संरक्षित रखने के लिए हमारा आया था GBM मिशन। देखो ये है ना GBM मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। ये ज्ञान भारतम मिशन किसके अंडर आता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, सांस्कृतिक मंत्रालय का अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन क्या था? इसका फोकस किस संरक्षण करना, किसकी? पांडुलिपियों का, वो जो हमारे काव्य दर्शन है, हमारे साहित्य का, और डिजिटलीकरण करना, उसको डिजिटलीकरण प्रोवाइड कराना, जिसको पढ़ाना है वो पढ़ेंगे, फिर प्रसारण करना, उसको प्रचार करना। ठीक है, आई होप कि ऑल चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार थंब दबा देना, लाइक कर देना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम उसी सब चीज़ों जो अभी हमने पढ़ा, उसी सब चीज़ का रिवीजन पॉइंटर के थ्रू अब रिवीजन करना। और ये ज्ञान भारतम मिशन, पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। यूपीएससी के लिए यहाँ फैक्ट आएगा, सांस्कृतिक शासन और डिजिटलीकरण को, तीनों को कंबाइन करके यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये रहा हमारा रिवीजन पॉइंटर। नाउ गाइज वी सी आवर सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल इज बेसिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज इंडियन रेलवे से आर्टिकल छपा हुआ। इंडियन रेलवे डिप्लॉय ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। क्या है ये ह्यूमनॉइड रोबोट? बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा गया ट्रेंड की ऐसे रोबोट का नाम जो रहता है, जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका नाम क्या रखा? ASC अर्जुन। इस रोबोट को क्या काम है? ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे इसको डिप्लॉय किया गया। किसके थ्रू बनाया गया? इंडियन रेलवे के थ्रू ये डिप्लॉय किया गया। ये रोबोट का काम क्या है वो सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ASC अर्जुन, मतलब जो रोबोट का नाम रखा गया वो होता क्या है। देखो ASC अर्जुन एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो ह्यूमन के थ्रू बनाया गया, जिसे भारतीय रेलवे द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। ठीक है, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है यह कि AI के बढ़ते उपयोग को हम कैसे रेलिवेंस के थ्रू काम कर रहे हैं। AI से हम डर नहीं रहे, बल्कि AI को यूज करके हम अपने डेली लाइफ को और सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं।
कार्य क्या है ये ह्यूमनॉइड रोबोट का कार्य है इसका रेलवे सुरक्षा में मदद करना और यात्री सेवाओं को इंटरप्रेट करना और कोऑपरेट करना कि भीड़ भाड़ में यात्री सेवाओं को भी मतलब बातचीत करना ताकि जो हमारे ये इंक्वायरी ऑफिस होते हैं उस पर बर्डन ना बढ़े, ठीक है। और रियल टाइम डाटा भेजता है। अभी इसका सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। नाउ वी सी आवर, देखो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की सहायता करना। आरपीएफ जो होता है ना रेलवे सुरक्षा बल, उसकी सहायता करना। तो इसका मुख्य विशेषता क्या है, मेन फीचर, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लिखे हुए हैं, आपको आप लोगों को दिख रहा होगा। इनका मुख्य विशेषता है एआई आधारित सुरक्षा कार्य को संतुलित करना। एआई आधारित सुरक्षा कार्य, जैसे ये तो ह्यूमनॉइड रोबोट में ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट जो एएससी अर्जुन है उसको ऐसे ट्रेन किया गया है, देखो फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम वो रीड कर सकता है, किसी भी चीज़ का फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल है, FRS, वो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा, जिससे क्या मदद मिलेगी, घुसपैठ पहचान करने में सहायक मिलेगी और संदिग्ध जो होते हैं ना जिस पे संदेह हो रहता है कि स्टेशन पे, तो उसको छांटने में सहायता मिलेगी, असामान्य गतिविधियों की पहचान करने में मदद करेगा। ओके, तो मेन बेसिकली ये है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को इसमें इंस्टॉल किया गया है। एआई आधारित भीड़ निगरानी भी रखेगी, कैसे, यात्रियों की भीड़ पर घनत्व पर नज़र रखता है। और एग्जाम्पली में जैसे फेस्टिवल होता है ना किसी चीज़ में, तो रेलवे स्टेशन पे भीड़ बढ़ता है, तो ये रोबोट क्या करेगा कि भीड़ के घनत्व को नज़र रखता है और रियल टाइम डाटा अलर्ट को कहाँ भेजता है, आरपीएफ कंट्रोल रूम में भेजता है, ताकि आरपीएफ को सुविधा हो कि स्टेशन पे हो क्या रहा है इतने भीड़ में। ओके, और उस भीड़ को एक तरह से कंट्रोल करना आसान हो जाता है हमारे आरपीएफ के लिए। तो क्विक रिस्पॉन्ड को सक्षम बनाता है ये, ठीक है। और इंटरैक्ट भी करता है किसके साथ, यात्री सहायता और जागरूकता को बढ़ाने के लिए यात्रियों के साथ इंटरैक्ट भी करता है। और एएससी अर्जुन यात्री अनुभवों को भी बेहतर बनाते हैं, जैसे समर्थित भाषाएं, इसमें 3 भाषा को प्री इंस्टॉल किया गया। कौन कौन, फर्स्ट हमारा आएगा इंग्लिश, देन हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज तेलुगु, क्योंकि ये तमिल ये सॉरी आंध्र प्रदेश के एरिया में किया गया, साउथ में तो तेलुगु इंपॉर्टेंट है वहाँ का लोकल लैंग्वेज, ठीक है। ये घोषणा क्या करता है, देखो यात्री को मार्गदर्शन देती है, सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाती है, भीड़ प्रबंधन में सहायता मिलती है। जैसे भीड़ कंट्रोल होता है ना, तो वो जो भीड़ कंट्रोल करने का जो क्राइटेरिया है ना, वो ये इसको दिया गया है एआई ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन को, ताकि वो भीड़ में एक फेस को रिकॉग्निशन करके आरपीएफ कंट्रोल रूम में वो मैसेज पहुंचा सके, ठीक है। आई होप कि सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। और अगर इन सब चीज़ों का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना है, देन टेलीग्राम पे सर्च करना है विजय एजुकेशन, फिर वहाँ आपको ज्वाइन हो जाना और ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। आप इसको मैनुअली रीड कर सकते हैं या तो प्रिंट आउट करा सकते हैं। ओके, ना हमारा रिवीजन पॉइंटर है एएससी अर्जुन, देन वही रिवीजन पॉइंटर जो हमने आगे पढ़ा उसी का रिवीजन पॉइंटर, इसी को पढ़ के एग्जाम पे जाना है। देखो एएससी अर्जुन क्या है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका कार्य क्या है, यात्री सुरक्षा, संरक्षा और आरपीएफ की सहायता करना, रियल टाइम डेटा को कंट्रोल रूम तक ट्रांसफर करना, और जिससे आरपीएफ को भीड़ कंट्रोल करने में आसानी हो। तैनात इसको कहाँ किया गया, विशाखापत्तनम में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और तैनात करने वाला संस्थान कौन है, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे द्वारा तैनात किया गया है, ठीक है। प्रमुख टेक्नोलॉजी यूज इसमें क्या हुआ है, प्रौद्योगिकियाँ, FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जो कि एआई आधारित भीड़ को निगरानी करता है और रियल टाइम डाटा अलर्ट कहाँ भेजता है, आरपीएफ कंट्रोल रूम में। ओके, और सार्वजनिक घोषणाएं जो इसमें लैंग्वेज इंस्टॉल है, ये किस लैंग्वेज में सार्वजनिक घोषणाएं बात करेगा, ये पहला इंग्लिश, देन हिंदी एंड तेलुगु। तो ये सेकेंड आर्टिकल मेरा हुआ ख़त्म। नाउ वी शिफ्ट आवर थर्ड आर्टिकल और हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सोलर अलायंस से लेकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या है कि यूएस जो है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हमारे सोलर अलायंस से, ISA से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकल गया है, ठीक है। हाउ विल USA एग्जिट अफेक्ट सोलर अलायंस, मतलब कहता है कि यूएस से अगर बाहर निकलता है सोलर अलायंस से, तो क्या सोलर अलायंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सोलर गठबंधन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अमेरिका के बाहर निकलने से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर प्रभाव क्या पड़ेगा।
देखो होता क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि यूएस जो बाहर निकला उससे कितना प्रभाव पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, और उसके बाद हम देखेंगे ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता क्या है और इसका हेडक्वार्टर वगैरह हम देखेंगे। और ताकि इंडिया, अगर यूएस जो बाहर निकल गया तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया पे कितना प्रभाव पड़ेगा, वो सारा चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि अमेरिका इससे बाहर निकला हुआ है। और ये भी देखेंगे कि अमेरिका इस पे कितना शेयर लगाया हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। ठीक है, तो पहले खबर में मुद्दा क्या था, हमारा न्यूज़पेपर में मुद्दा ये था कि यूएस आईएसए से बाहर निकलने की घोषणा की है। इससे वित्त पोषण, जो हमारा फाइनेंशियल पोषण है इसका आईएसए का, तो उसका भारत सौर उद्योग पर, विशेषकर अफ्रीका जैसे विकासशील देशों पर प्रभाव पड़ेगा। देखो यहाँ पे बात किया हुआ है विकासशील देशों पर। ठीक है, एक बात होता है ना कि विकसित देश, अमेरिका इसमें क्या है, विकसित देश है। ठीक है, वो विकसित देश बाहर निकला और इस पर प्रभाव पड़ेगा विकासशील। विकसित वो तो बन चुका है कि बहुत सारा कार्बन एमिशन करके वो अपना कंट्री को विकसित बना के ले गया। अब जिसको विकसित होना है, जैसे अफ्रीका जैसे गरीब कंट्री को, फिर अफ्रीका में हमारा बहुत सारे गरीब कंट्री है, तो उसको जब विकसित होना है तो वो कार्बन पे जीरो एमिशन की बात करते हैं। अगर कार्बन पे जीरो एमिशंस की बात करते हैं तो सोलर अलायंस में भी रहना चाहिए, है कि नहीं। तो वो भी बाहर निकल चुका, तो उसका प्रभाव हमारे अफ्रीका जैसे विकासशील देशों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता क्या है। देखो स्थापना इसका हुआ 2015 में, कहाँ पे, पेरिस जलवायु संदर्भ में हुआ था इसका स्थापना, पेरिस का, फ्रांस में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया, गुरुग्राम, जो कि इंडिया में। नेतृत्व इसका कौन कौन कर रहा है, भारत प्लस फ्रांस संयुक्त रूप से दोनों का हेड कर रहा है, दोनों हेड कर रहा है किसको, आईएएस को। इसमें सदस्य कितना, 120 प्लस कंट्री है, 120 प्लस कंट्री है। और अधिकांश कौन सा कंट्री, ग्लोबल साउथ का कंट्री है, ग्लोबल साइड का दक्षिण, ये विश्व दक्षिण का कंट्री है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि जो हमारे सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा को हम स्टोर करके सोलर पैनल के थ्रू, और उससे हम बिजली बनाएंगे, ताकि हमारा जो रीन्यूएबल एनर्जी होता है वो बूस्ट हो, और हमारा जो ये कोयले से एनर्जी, पेट्रोलियम से एनर्जी लेना है, उस पर निर्भरता थोड़ा कम हो। अगर इस पर निर्भरता कम होगा तो क्या होगा कि कार्बन एमिशंस कम होगा, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग पे कोई काम नहीं आएगा। तो यही था इसका उद्देश्य। इसके लिए क्या था, वित्त जुटाना था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, और निवेशकों को जोखिम का कम खतरा था, क्षमता निर्माण और तैनाती की गति बढ़ाना। लेकिन क्या हुआ, यहाँ खबर आया कि अमेरिका बाहर आ गया, जिससे वित्त पर प्रभाव पड़ेगा, वित्त फाइनेंशियल पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जैसे विकासशील विकसित देश, विकसित कंट्री, डेवलप्ड कंट्री अगर बाहर आता है। लेकिन बट अमेरिका आईएसए में बाहर होने के लिए कुल निधि का 1% शेयर था, जिसको वो बाहर लेकर बाहर आ गया, 1% ही शेयर था। मतलब आईएसए में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सब देश ने मिलकर जितना शेयर डाला, उसका 1% ही शेयर था जो बाहर लेके ये निकल चुका है। ओके, तो निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि ज़्यादा वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फाइनेंशियल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो भारत के संदर्भ में काफ़ी हद तक नहीं ही पड़ेगा, मतलब समझ लो नहीं पड़ेगा असर अमेरिका के बाहर निकलने से, सोलर अलायंस से। ठीक है, क्योंकि भारत प्रमुख उपकरणों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं है, सौर उपकरणों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं है। ओके, नाउ वी सी अब रिवीजन पॉइंट है, हमारे रिवीजन पॉइंट है। देखो आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 2015 में स्थापना किया गया, मुख्यालय इसका था गुरुग्राम, और गुरुग्राम के भारत में गुरुग्राम, ये जो हमारा पड़ता है इधर दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, नेतृत्व देश इसका फ्रांस और भारत संयुक्त रूप से हेड कर रहा था, और इसमें टोटल कंट्री कितना था, 120 प्लस कंट्री था, और अधिकांश कंट्री कौन था, ग्लोबल साउथ का कंट्री था। अमेरिका बाहर आ गया अपना 1% हिस्सा लेकर, आईएसए का वित्त अधिकांश अप्रभावित रहा, मतलब प्रभावित नहीं हुआ, इफेक्ट नहीं हुआ, ये अप्रभावित है। ठीक है, भारत का सौर घरेलू मांग आधारित परियोजना व नौकरियां सुरक्षित रहेगी, और वास्तविक जोखिम अफ्रीका व गरीब देशों को पड़ेगा, जो कि हमारा डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, इसको वास्तविक जोखिम पड़ेगा। और हमारा एक लास्ट आर्टिकल आज का बचा हुआ है, वो जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। देखो हमारा लास्ट आर्टिकल है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कि जो फॉरेन में, जो विदेश में रह रहा है, वो डायरेक्ट इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो
इनफ्लो चर्चा में क्यों था ये? इकोनॉमिक्स टाइम पे छपा हुआ था, द हिंदू का बिजनेस पेज पे, और इकोनॉमिक्स टाइम्स अखबार में भी छपा हुआ था। देखो, इनफ्लो टू इंडिया श्योर बाय 73% टू $47 बिलियन 2025 से यूएन एक रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। उस रिपोर्ट में कहता है कि इंडिया उस सिक्योर के 73% वो क्या कहते हैं इनफ्लो किया हुआ है, और $47 बिलियन के साथ वे एफडीआई में उसको फ़ायदा हुआ है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है कितना? $47 बिलियन का। ये याद रखना है दोस्तों, कहीं पे लिख लो अगर इम्पोर्टेंट है। $47 बिलियन के साथ 73% इजाफा हुआ है एफडीआई में। इंडिया को एफडीआई में मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट कहता है, देखो रिपोर्ट कहता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर GITM ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर, ये एक यूएन का बॉडी है। ये क्या करता है कि दुनिया भर के जितना ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई होता है, और इकोनॉमिक्स में कितना ग्रोथ कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो वो सबका मॉनिटर करने वाला ये एक बॉडी होता है। वो उस बॉडी को रिलीज़ कौन करता है ये सब चीज़ें? ये UNCTAD, जो कि 1964 में बना है, और इसका हेडक्वार्टर का जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसको UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक बॉडी है, इसको याद रखना, यूएन का बॉडी है, जो कि ये निगरानी करता है कि कौन से कंट्री वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही। एफडीआई यदि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस कंट्री में, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करती है, कौन सबसे ज़्यादा तगड़ा रोल करती है, तो उसको एक रिलीज़ करता है ये, और उस पर रिपोर्ट बनाता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर यहाँ होगा, ट्रेड मॉनिटर, ट्रेंड्स नहीं, ट्रेड मॉनिटर होगा, ठीक है। और इंडिया का एफडीआई में इजाफा कितना हुआ 2025 में? इंडिया में एफडीआई कितना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आया है 2025 का रिपोर्ट हम देखें तो $47 बिलियन आया, जो कि 73% में, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जाती है इसको। और डिराइव्स इंडिया सर्विस में, फाइनेंस में, आईटी में, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में, और R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंड मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन पॉलिसीज़ में, ठीक है। ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज का। तो आज काफ़ी सारे आर्टिकल थे। आई होप कि आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आता हो तो लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना विजय एजुकेशन से, और उसको कंटिन्यू PDF मिल जाएगा आपको। और अगर कुछ चीज़ें होती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर कुछ डाउट रह जाता है। देन ओके, बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।